जी बेटे शुरू करते हैं। होप सो आवाज आ रही होगी, स्क्रीन उसी तरह विजिबल है। क्वेश्चन नंबर 7। देखें इसके क्वेश्चन काफी ज्यादा हैं। 7 है, 8 है, तकरीबन हर टॉपिक को देखें कवर कर रहा है सिवाय चांद देख के। तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा है इस पेपर में, तो इंशाल्लाह ये हम कवर करते हैं। चलें जी। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा स्पीड अप करते हैं। Question number 7 is saying state a typical value for the speed of sound in air. Speed of sound in air. बेटे रेंज नहीं लिख कर आनी, प्लीज बच्चे रेंज लिख कर आते हैं। आप कोई एक वैल्यू दीजिएगा जो आपको सही से याद है। तो इट कैन बी 330 मीटर पर सेकेंड। सारी वैल्यूज याद होनी चाहिए। इन सॉलिड्स क्या है आपके पास, ये 4000 टू 10,000 होती है। तो आपने जो रीडिंग लिखनी होगी आप प्लीज 5000 को इस तरह लिख कर आए, क्योंकि जब तक स्पेशल मेंशन नहीं तो आप कोई एक वैल्यू दे सकते हैं। फिर इन लिक्विड्स क्या होती है, इट कैन बी ग्रेटर देन 1000 एंड टिल 1500। तो आपको ये एक वैल्यू दें, 1200 1400 लाइक दिस कोई वैल्यू मेंशन कराएं। अच्छा जी, मूविंग टू बी पार्ट। अ साउंड इन एयर हैज wavelength is given. Using your value for the speed of sound in A, calculate the frequency of the sound. अब देखें इधर भी आपके पास मार्जिन है। किसी ने 330 लिखी है, किसी ने 320 लिखी है वैल्यू। तो अब ये डिफरेंस आ जाएगा। तो इससे परेशान नहीं होना। पेपर में बाहर आकर कभी भी ऐसा क्वेश्चन डिस्कस ना किया करें। तो वेवलेंथ गिवन है 22 मिलीमीटर, इसे मीटर में चेंज करें। मिली कितना होता है बेटे, प्रीफिक्सेस याद करके जाएं। इट इज 10⁻³ सेंटी इज 10⁻²। जो आपके सिलेबस में है वो मैं लिख रहा हूँ, जो बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं। किलो इज 10⁻3, मेगा इज 10⁻6, नैनो इज 10⁻⁹, माइक्रो इज 10⁻�6 एंड गीगा इज 10⁻9। और क्या है, पिको है हमारे पास 10⁻12, नहीं -12, और टेरा इज 10⁻12। तो ये याद होनी चाहिए आपको, जो हर वक्त जेन में फौरन हो, वो ये वाली वैल्यूज है आपके पास। गीका भी एक दफा पूछी भी है आपने। अच्छा जी, नाउ यू कैन यूज v is equal to f lambda, frequency is equal to v over lambda, that will be 0.022, so in meter, then 330 divided by 0.022, इसको आप डिवाइड कर लें, you will get the answer। अगर आप 330 यूज कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करें, 340 यूज कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट करें। तो 330 divided by 0.022, this is 15,000 hertz। Moving to C part. Figure 7.1 shows a solid block made from hot liquid metal। Hot liquid metal। देखिए मेटल भी कह रहा है, सॉलिड है, और किससे बना हुआ है, हॉट लिक्विड मेटल। यानी पहले वो लिक्विड फॉर्म में था, फिर उसे सॉलिड फॉर्म में बनाया गया। एज द लिक्विड कूल्ड, अ बबल फॉर्म्ड इनसाइड द ब्लॉक। द बबल इज नॉट विजिबल फ्रॉम आउटसाइड द ब्लॉक। ब्लॉक फॉर्म, एक बबल फॉर्म हुआ है ब्लॉक में। Describe and explain how to use ultrasound to determine the size and position of the bubble inside the block. You may draw on the diagram। बेटे आपको पता होना चाहिए अल्ट्रासाउंड के यूजेस क्या है। 3 यूजेस आने चाहिए, आप ये याद कर लें। ठीक है जी, किसी भी उसमें से यूज कर लें आप, मार्किंग स्कीम से देख लें, बुक से देख लें, आपको 3 आने चाहिए। लेकिन यहाँ पर वो पूछ रहा है डिस्क्राइब भी करें और एक्सप्लेन करें, आप अल्ट्रासाउंड को किस तरह यूज करेंगे टू डिटरमिन द साइज। तो हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे पहले बता दूं।
हम रेडिएशन अल्ट्रासाउंड की भेजेंगे। फिर जहां तो वो सॉलिड है, जैसे यहाँ पे बबल नहीं है, यहाँ से वो टकरा कर क्या करेंगी, वापस आएंगी। इसकी एक आपको एग्जांपल दे दूं, आप एको एको लोकेशन में यूज करते हो, या वो जो शिप वाला केस है जिसमें हम शिप मूव कर रही है और वो नीचे देखना चाह रही है ऑब्स्टेकल्स कहाँ पर आ रही हैं, तो उसमें यही हो रहा है ना, सिग्नल भेजते हैं वो वापस आते हैं, सेंड एंड रिसीव वाला काम हो रहा है। तो अगर वो रिसीव हो जाए इट मींस वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, और डिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं आप। अगर वो वापस नहीं आ रही या टाइम ज्यादा ले रही है, डिस्टेंस ज्यादा कवर हो रहा है, तो यानी वहां पर गैप है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेंड द send the waves send the wave of ultrasound and अच्छा जी, send the wave of ultrasound and when it will received, then measure the time it take to come back। बल्कि बस इतनी बात, then measure the time, that's it। वो हमने सेंड और रिसीव लिख दिया ना। अब ये जो मेजर करेंगे टाइम, ये किसके थ्रू करेंगे, एक बेटे एको मेथड पढ़ा हुआ है आपने, एको मेथड, उसका जिक्र करेंगे। वो क्या, स्पीड इज इक्वल टू 2d/t, e इज इक्वल टू 2d/स्पीड। अब जहां से टाइम ज्यादा लग रहा है इट मींस वहां पे बबल था, क्योंकि उधर से सिग्नल क्या हुआ है, देर से वापस आया है, वहां टाइम ज्यादा लगा है। और स्पीड क्या है, दैट इज कांस्टेंट। डिस्टेंस भी उधर क्या हो गया, ज्यादा हो गया, डिस्टेंस इज आल्सो ग्रेटर, तभी टाइम ज्यादा लगे। तो ये चीज आपने मेंशन कर देनी है वहां पे। तो सेंड द वेव ऑफ अल्ट्रासाउंड एंड व्हेन इट विल रिसीव्ड, देन मेजर द टाइम, टाइम मेजर करेंगे, और यहाँ पर साथ आप एको मेथड का जिक्र करेंगे एंड use use echo method to find the time। और वो क्या है, v is equal to 2d/t। ये आपने लिख देना। Okay, moving to next question number 8। Figure 8.1 is a circuit diagram, calculate the combined resistance between y and z। अब यहाँ पे ना नहीं बताया कि पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल क्या है। दिस थिंग इज इंडिकेटिंग टू व्हाट, ये क्या चीज है, एसी सप्लाई है या कुछ और, बताएं प्लीज। क्या है ये, जी सैरब सुन रहे हो, जी अब्दुल वहाब, यस सर। अब्दुल वहाब विल आंसर दिस। जी बेटे, जी अब्दुल एसी का वहाब।
हाँ, क्या है? एसी सप्लाई। बेटे सिंबल याद करें, दिस इज द सिंबल ऑफ डीसी सप्लाई। ये डीसी सप्लाई का सिंबल है, ठीक है जी। एसी का होता तो यहाँ पे ये सिग्नल बना होना था। अब ये आप अज्यूम कर लें यहाँ से करंट ऐसे आ रही है। तो बहरहाल हमने फाइंड करनी है कंबाइंड रेजिस्टेंस, ये पैरेलल में है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हु विल टेल? कोई बच्चा बता दे पहले क्या करेंगे जी। कोई और सर बता दे पहले यार। सर हाँ पहले हाँ, जो सा है ना वो 8 और 4 को प्लस करेंगे तो बिकॉज दे आर वो इन हमारे पास सीरीज। सीरीज की आ जाएगी। जी, ये आ गए 12 ओहम्स। और 8 फिर प्लस जो है 4 इज 12 ओहम्स। जी, फिर उसके बाद पैरेलल का फॉर्मूला लगाएंगे 1/RT इज इक्वल टू 1/12 प्लस 1/6। तो आंसर हमारे पास 4 आ जाएगा शायद। ठीक है। आप यहाँ पे एलसीएम भी ले सकते हैं, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, लेकिन इतना याद रखना है, ये चीज फाइंड करनी है, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू इज 1/r टोटल। अगर आप एलसीएम ले सकते हैं तो इट्स गुड, लेकिन बहुत सारे बच्चे एलसीएम भी गलत लेते हैं। यू कैन राइट हियर एलसीएम, अगर ना फाइंड हो रहा हो आप यहाँ पर फैक्टर्स बना के लिख देख लें क्या बन रहे हैं। 6 और 12, 6 with 1, 6 with 2, 2 with 1 and 1, so it is going to be 12, so 2 plus 1, so 1/r total is equal to 3/12। अब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे because we are interested to find r total, so r total is equal to 12/3, which is 4 ohms। R total is 4 ohms। जी सैरम कुछ कहना है, हाथ खड़ा है। सर वो मैंने ये पूछना था कि जब करंट और रेजिस्टेंस का वो ग्राफ आता है तो वो कांस्टेंट होगी उसकी ग्रेडियंट। करंट और रेजिस्टर का ग्राफ आता है तो जो ग्रेडियंट है उसका कांस्टेंट होगा जब रेजिस्टेंस और करंट का आता है। उसका ग्रेडियंट आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, बल्कि नहीं कुछ नहीं आएगा। आपके पास अगर इधर वोल्टेज है या करंट है, इसका ग्राफ का अगर आप वो फाइंड करते हो ना ग्रेडियंट, वो आपको रेजिस्टेंस देता है, करंट और रेजिस्टेंस नहीं। करंट और रेजिस्टेंस नहीं, ठीक है, ये याद रखना है। ले जी, मूविंग फॉरवर्ड, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 8 ओहम रेजिस्टर। ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता लग गया टोटल रेजिस्टेंस भी, तो यहां से करंट कितना आएगा आपके पास, हाउ मच करंट इज गोइंग टू फ्लो। या वो भी छोड़ दें, पैरेलल सर्किट है, पैरेलल सर्किट है, तो वोल्टेज की बात कर लें आप, वोल्टेज की बात कर लें, इधर के वोल्टेज फाइंड कर लें। बहुत सारे वेज हैं, थोड़ा सा यहाँ पे अब चैलेंजिंग होने लगा आपके लिए। आपने बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस ये वाला फाइंड करना है जी, दिस वन, 8 ओहम के अबाउट। ठीक है, अब यहाँ पर ये है कि या तो आप करंट वगैरह फाइंड कर लें, या फिर ये है कि कोई पोटेंशियल डिवाइडर अप्लाई कर लें। तो नाउ इट इज ऑन यू, लेकिन ये देखें कि ये दोनों आपस में क्या है, दे आर इन सीरीज, दे आर इन सीरीज। इन दोनों के अक्रॉस, इन दोनों के अक्रॉस अगर मैं यहाँ पे अलहदा से सर्किट बनाऊं, ये चीज बन रही है, दिस इज 8 ओहम, दिस इज 4 ओहम्स। अब ये दोनों के क्रॉस हम यहां पर वोल्टेज फाइंड करना चाह रहे हैं, तो पोटेंशियल डिवाइडर लगा लें।
इस पूरी ब्रांच में इधर 24 वोल्ट है, वोल्टेज आपको पता है, तो पोटेंशियल डिवाइडर क्या है, इट इज पी आउट, जिसके क्रॉस आपने वोल्टेज फाइंड करने हैं बेटे, वो ऊपर रखें, इसे R1 नाम दे दें, इसे R2 रख लें, R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाय इनपुट वोल्टेज, मल्टीप्लाई बाय इनपुट वोल्टेज। तो अब आप क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर लें, सिंपली वैल्यूज पुट कर लें। यहाँ पे मेन जो चीज है वो आपको ये याद रखना है, इन पैरेलल वोल्टेज across each branch remain same। ब्रांच की बात हो रही है, ब्रांच की बात हो रही है, रिमेन सेम, लेकिन यहां पर हमने एक कंपोनेंट के अबाउट फाइंड करना है, एक कंपोनेंट के अबाउट, इसके अबाउट वो कुछ और होंगे, लेकिन यहाँ पे मैं बनाता हूं, इनके अक्रॉस दोनों के वो जो वोल्टेज होंगे वो 24 वोल्ट होंगे, क्योंकि वो पूरी एक ब्रांच है। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें, 8 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय इनपुट दैट इज 24। तो 8 divided by 12 multiplied by 24, 12 with 1, 12 with 2, this becomes 16 volt। जी कोई क्वेश्चन है किसी को तो पूछ सकता है, इलेक्ट्रिसिटी का उसने बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है बाय द वे। क्वेश्चन नंबर 9, फिगर 9.1 shows conducting ball that oscillate between two charge plates। दो चार्ज प्लेट है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, बताया है उसने, लेबल हुआ हुआ है। As the ball oscillate, it touch each plate in turn। वो हर प्लेट को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। Referring to the charge on the ball, explain why the ball move to the positive plate after touching the negative plate। वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ क्यों जा रहा है आफ्टर टचिंग द नेगेटिव प्लेट। ओ ओ ओए भाई यहाँ पे, अच्छा जी, हो क्या रहा है, जब वो टच करता है नेगेटिव प्लेट को, जब वो नेगेटिव प्लेट को टच करता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। यहाँ पे मैं बॉल बनाता हूँ, ये नेगेटिव प्लेट है, जब बॉल इसे टच करेगा तो इस पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। इधर कौन सी प्लेट है, पॉजिटिव। अनलाइक चार्जेस क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, तो इस वजह से ये इधर उधर मूव करेगा। When ball hits the negative plate, when the ball hits the negative plate, it will have negative charge. So unlike charges attract, therefore it moves to positive plate. It moves to positive plate. B part कह रहा है, state which particle move when there is a current, which particle move when there is a current। कौन सा पार्टिकल मूव करता है बेटे जब करंट होती है, इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्जेस। स्टेट द डायरेक्शन इन विच दे मूव थ्रू द सेंसिटिव एमीटर। जी बेटे किस तरह मूव करेंगे, ये डायग्राम को देखें, ये यहां से नेगेटिव चार्जेस मूव करेंगे सेंसिटिव मीटर से। हम किधर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऑपोजिट, तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ करंट पॉजिटिव चार्जेस से लाइक दिस होगी, वो ऑपोजिट टू दिस होगी, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, ऑपोजिट टू, ऑपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये डायरेक्शन होती है।
आपको कितनी दफा बताया बेटे, कन्वेंशनल करंट को हम फॉलो करते हैं एज फ्लो ऑफ करंट। चलो जी, मूविंग टू सी पार्ट। फॉर ईच कंप्लीट ऑसिलेशन ऑफ द बॉल moving between the plate, charge is given, q is given 8.5 times 10 power minus 20 coulombs। अब बेटे फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इज गिवन, फ्रीक्वेंसी से हमें टाइम मिल सकता है 1/t, t is equal to 1/f, 1 divided by 4 will give you 0.25 seconds। Calculate the current on the sensitive ammeter. I we have to find. I is equal to Q by T. So 8.5 times 10 power minus 10 divided by 0.25। आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। आप ये भी कर सकते थे I is equal to QF। तो आप ये कैलकुलेट करें तो इट विल कम 3.4 times 10 power minus 9 एम्पेयर। यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखें, यूनिट का ख्याल सर रखें। आपकी स्क्रीन नहीं विजिबल हो रही। बेटे मेरे एंड से विजिबल है, अगर किसी और को प्रॉब्लम है बता दें, अदरवाइज आप डी ज्वाइन कर लें। यू कैन रीजॉइन। नहीं जी, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आ गया हमारे पास। Question 10 says an americium nucleus decays by the emission of an alpha particle into neptunium। नेप्टिनियम एक ये भी कोई आपके पास एलिमेंट है, ये केमिस्ट्री वाले शायद जानते हो, मेरी नजर में पहली दफा आया। कंप्लीट द न्यूक्लियर इक्वेशन फॉर दिस डिके। हमें एलिमेंट से कोई गर्ज नहीं। कौन सा डिके हो रहा है बेटे, साफ मेंशन है अल्फा डिके। अल्फा डिके की बात क्या याद रखनी है, न्यूक्लियन नंबर डिक्रीजेस बाय 4, प्रोटॉन नंबर डिक्रीजेस बाय 2। और बीटा डिके में क्या होता है, बीटा डिके में, इन बीटा डिके न्यूक्लियन नंबर रिमेन सेम, लेकिन प्रोटॉन नंबर क्या होता है, इंक्रीजेस बाय 1। बेटे ये याद रखिएगा, इसका क्वेश्चन क्या पता आपको आ जाए, ये याद रखना आप। अच्छा जी, इट विल बिकम नेपट्यूनियम, और यहाँ से 4 कम कर दें, इट विल बी 237, और ये 2 कम कर दें 93 प्लस अल्फा 4 और 2। ये हीलियम स्ट्रक्चर को भी फॉलो करता है, याद रखिएगा, हीलियम स्ट्रक्चर को भी। लेकिन एक बात आपने लिखनी है, Americium is used in smoke detectors. Explain why beta meters or gamma meters are not used in smoke detectors. बेटे अल्फा की जो आयनाइजिंग एबिलिटी है, अल्फा हैज ग्रेटर आयनाइजिंग एबिलिटी, इस वजह से स्मोक डिटेक्टर में अल्फा का जिक्र किया जाता है एज कंपेयर टू बीटा एंड गैमा। इनकी आयनाइजिंग एबिलिटी कम है, ये मिक्सिंग नहीं करते। तो बीटा एंड गैमा हैज लीस्ट आयनाइजिंग एबिलिटी। कैसे पता चलेगा, स्मोक डिटेक्टर्स पार्टिकल्स को डिटेक्ट कर रहे हैं, तो इनकी पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा है, आयनाइजिंग एबिलिटी कम है। तो जो स्मोक डिटेक्टर है वो आयनाइजेशन बेस पे काम कर रहा है, ये याद रखनी है सिंपली।
The half-life of americium nuclide is 470 years. ये इसकी half-life given है. A sample of this nuclide contains this atom. कुछ देर बाद, after some time, 6 into 10 power 14 have decayed. बेटे have decayed, खत्म हो गए हैं. अब वो पूछ रहा है कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर दिस डिके. कितना टाइम लगा इस डिके के लिए. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप एक तो काम है 8 इंटू 10 पावर 14, ये ओरिजिनल थे, माइनस करें 6 इंटू 10 पावर 14, कितने डिके हुए हैं, हाउ मच डिकेड, ये फाइंड करें पहले. हाउ मच डिकेड, तो ये आ रहे हैं आपके पास 2 इंटू 10 पावर 14, ये एटम्स डिके हो गए. इसका मतलब है आपके पास ये जो आपके पास एटम्स हैं, ये कब कब बनेंगे, इतने डिके हो गए, ये रह गए, तो ये कब बनेंगे आपके पास. तो मैं 8 इंटू 10 पावर 14 को डिवाइड करता हूं 2 पे, तो मेरे पास आंसर आता है 4. पहले तो मैंने देखा कि डिके होने के बाद बच कितने गए, डिके होने के बाद बेटे रिमेनिंग कितने हैं वो मुझे पता लग गए हैं. डिके होने के बाद ये एटम्स बच गए थे. अब हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि इस स्टेज पर पहुंचने के लिए हमें कितनी दफा हाफ करना पड़ा, कितनी दफा हाफ लाइफ से पास होना पड़ेगा. तो उसको अगर चेक करें तो दिस इज 4 इंटू 10 पावर 14, ये एक हाफ लाइफ है, फर्स्ट हाफ लाइफ. फिर इसको फर्दर हाफ करूं तो दिस इज 2 इंटू 10 पावर 14, क्या ये सेम चीज नहीं मिल गई. तो मुझे 2 हाफ लाइफ रिक्वायर्ड थी. तो 2 मींस नंबर ऑफ हाफ लाइफ नंबर ऑफ हाफ लाइफ मल्टीप्लाई बाय एज जो गिवन है, मींस हाफ लाइफ. तो 470 गिवन थी, 470 मल्टीप्लाई बाय 2, तो दिस विल बिकम 940 940 ईयर्स. ठीक है जी, पहले आप नंबर ऑफ हाफ लाइफ देखें, फिर आप इसका आंसर करेंगे. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 11, सेकंड लास्ट क्वेश्चन. डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन हाउ स्टेबल स्टार इज फॉर्म्ड. स्पेस फिजिक्स, स्टेबल स्टार कैसे फॉर्म होगा. तो बेटे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पहली स्टेज कौन सी है, नेबुला. उसके बाद क्या है, प्रोटोस्टार. प्रोटोस्टार के बाद क्या आता है, मेन सीक्वेंस स्टार. मेन सीक्वेंस स्टार के बाद आपके पास 2 स्टेजेस हैं. रेड जाइंट कब बनता है, जब लो मैस स्टार हो. रेड सुपर जाइंट कब बनता है, जब हाई मैस स्टार हो. नाफे इधर हो या छोड़ गए हो. अब हमने इस स्टेज पर आना है. तो क्या होगा बेटे, नेबुला में क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट पार्टिकल्स, ये होगा. इससे क्या बनेगा, हॉट डेंस बॉल बनेगा, हॉट डेंस बॉल. फिर बेटे क्या होगा, ग्रेविटी का जिक्र करें, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन का जिक्र करें, यानी सारी बात आपने यहाँ पे कर देनी है. तो मैं यहाँ पे लिखता हूं क्लाउड ऑफ डस्ट एंड हाइड्रोजन गैस. हाइड्रोजन गैस, ये अक्सर क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है, 2-3 दफा आपको मिला होगा ये. क्लाउड ऑफ डस्ट एंड हाइड्रोजन गैस forms a hot dense ball of gas in which after reaction क्या होगा, आफ्टर रिएक्शन they become, बल्कि आफ्टर रिएक्शन नहीं, मैं आगे चला गया हूँ. in which hot dense ball of gas is formed when particles come closer to each other. When particles
come closer, वैसे ना भी ये लिखता तब भी ठीक था, and then nuclear fusion reaction starts and inward force become equal to outward force, और आउटवर्ड फोर्स कौन सी है? प्रेशर। इनवर्ड फोर्स कौन सी है? ग्रेविटी। ये पता होना चाहिए, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो ये आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है। मजीद ये भी नाम भी लिखे यहाँ पर, नेबुला और प्रोटोस्टार। मूविंग टू बी पार्ट, डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन व्हाट कैन बी डिड्यूस्ड फ्रॉम कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। कॉस्मिक्स माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। जी मोए साहब, कोई क्वेश्चन है बेटे? अच्छा जी, CMBR बेटे, इधर आपने रेड शिफ्ट का जिक्र करना है। यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, वो सारी कहानी यहाँ पर फिट होती है। तो इसका आंसर लिखते हैं, क्या होगा? माइक्रोवेव radiations are emitted from the objects, from the astronomical objects in the space, and if wavelength is increasing, this indicates that you can say objects are following the electromagnetic spectrum, the red region of electromagnetic spectrum. The objects are following the red end of the spectrum. That objects are following the red end of the spectrum, which indicates that wavelength is increasing. वो मैं लिख चुका हूं, बस ठीक है। यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, ये लिख दें, विच इंडिकेट्स यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। सिंपल इज दैट। तो बेटे, ये वो प्रोसेस है जो रेड शिफ्ट में हमें हेल्प आउट करता है आइडेंटिफाई करने में। लेकिन यहाँ एग्जैक्ट रेड शिफ्ट का नहीं पूछा जा रहा, यहाँ पर हमें माइक्रोवेव की रेडिएशन से डिटेक्ट करना पड़ेगा कि हम किस एंड पर लाई कर रहे हैं। ये मैं अरेज कर दूं। जी नाफे, सर ये जरा दोबारा एक्सप्लेन कर दें। जी मैं बता देता हूँ बेटे, हमारे पास कुछ रेडिएशंस आ रही हैं ऑब्जेक्ट से जो हमसे दूर जा रहे हैं। उनसे जो रेडिएशन आ रही है वो कौन सी है? माइक्रोवेव्स। और ये चीज इंडिकेट ये कर रही है कि जैसे जैसे वो दूर जाते जा रहे हैं, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के रेड एंड की तरफ लाई कर रहे हैं। और रेड कलर की वेवलेंथ क्या है? सबसे ज्यादा। रेड कलर की वेवलेंथ क्या है? सबसे ज्यादा, जो कि हमें ये इंडिकेट कर रहा है दैट यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। ये रेड शिफ्ट वाली बात ही पूछ रहा है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ रेडिएशंस, ये याद रखें। ठीक है जी, माइक्रोवेव की पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हैं। जी बेटे, समझ आया? यस सर। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे,
जल्दी से करते हैं, इजी क्वेश्चन है। ट्रांसफार्मर गिवन है बेटे, 8000 टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, ये प्राइमरी कॉइल है। देख लें यहाँ पर लाइन ज्यादा है, लेकिन ये कोई खास इंडिकेशन नहीं होती, लेकिन आपको आइडिया हो जाना चाहिए। इधर टर्न्स कम है, तो ये कौन सा ट्रांसफार्मर हुआ? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो NP इज गिवन हमें 8000 टर्न्स। Primary coil is connected to 240 main supply, यानी primary voltage is 240 volt. Lamp is connected, secondary voltage भी पता है आपको कितने हैं, 6 volt, क्योंकि उधर 6 volt lamp connected है। Calculate the number of turns in the secondary, NS हमने find करना है। टर्न रेशियो का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। टर्न रेशियो का फॉर्मूला दैट इज NP ओवर NS इज इक्वल टू VP ओवर VS। ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसे, NS ओवर NP इज इक्वल टू VS ओवर VP। ये याद रखें, जोन से टर्न होंगे उसी के वोल्टेज ऊपर रखें। तो ये अप्लाई कर दें, NS इज डिवाइडेड बाय 8000 इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 240। सिंपल टू सॉल्व, 240 मल्टीप्लाई बाय 8000, ये cancel, it will be 1, it will be 4, it becomes 200, I think, yeah, 200 tons. Moving to next, formula ज़हन में रखिएगा। The current in the lamp is 2 ampere. Lamp कहाँ पर था? Secondary side पर। तो ये कौन सी करंट हुई? सेकेंडरी करंट हुई, 2 एम्पेयर। ट्रांसफार्मर ऑपरेट्स 100% एफिशिएंसी, 100% एफिशिएंट है, इट मींस आइडियल केस है। इस केस में हम कर सकते हैं VP IP इज इक्वल टू VS IS। अगर आपको ये चीजें नहीं गिवन, तो यहाँ पर अगर इनपुट पावर दी हो तो भी हम ये इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर सेकेंडरी पावर गिवन है बेटे, हम यूं भी लिख सकते हैं। तो इस चीज से परेशान नहीं होना। वो कह रहा है कैलकुलेट द करंट इन प्राइमरी सर्किट, IP हमने फाइंड करना है। तो VS गिवन है दैट इज 6 वोल्ट, VP गिवन है 240। तो ये फॉर्मूला आप सिंपली अप्लाई कर लें जो मैंने लिखा है, यू विल गेट द करंट, प्राइमरी करंट। तो ये मैं स्क्रीन शेयर करके इसको सॉल्व कर देता हूँ। ले जी, ISVS is equal to IPVP. So it becomes IP is equal to ISVS over VP. IS is 2, IS is 2, और जो VS है that is 6। PS is 6, VP is 2, 2 and 2 cancel, 100% efficient था। नहीं, ये गलती होगी 240। So this become 120। तो आप बेटे इसको सॉल्व कर लें। 6 डिवाइडेड बाय 120, 6 with 1, 6 with 20, कोई वैल्यू आ जाएगी। 1 डिवाइडेड बाय 20, इट इज 0.05 एम्पियर। वी आर डन विद दिस पेपर। किसी का कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। फिर कहूंगा फॉर्मूला से अपना आंसर लिखें। ये देखें मैं कितनी वर्किंग कर रहा हूँ, आप ये इतनी वर्किंग पेपर में कर सकते हैं। थ्योरी के क्वेश्चन को आप रिलेट कर सकते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के साथ। ठीक है जी, का ख्याल रखें। सुबह मिलते हैं सेंटर के बारे में। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। फॉर्मूला शीट दी थी, सुबह कोशिश करें सिर्फ उसी को ही रिवाइज करें। जी अब्दुल वहाब, कोई क्वेश्चन? नहीं है क्वेश्चन, ठीक है बेटे, रिवाइज कर लें। अभी 1 घंटा 1.5 और पढ़ें, और जो पेपर्स किए हैं उनको बस जल्दी से गो थ्रो करें, और फिर सुबह बस फॉर्मूलाज देखें, यूनिट्स देखें और बात खत्म। जी मुझे आपने रिमाइंड करवा दिया, मैं आपको
मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ ताकि बाकी बच्चे भी जिन्होंने पिक्चर लेनी हुई वो जो कन्वर्जिंग लेंस वाली चीज थी उसको नोट कर सकते हैं। मुझे बस 1 मिनट दो, मैं वो निकाल लूँ। कन्वर्जिंग लेंस, अच्छा डाइवर्जिंग में एक ही चीज होती है, डाइवर्जिंग में आ, वो होता है अपराइट होगी, डिमिनिश्ड होगी और वर्चुअल होगी, ये याद रखिएगा। रे डायग्राम्स थी यार, इधर रे डायग्राम। ये हम जाएंगे ड्राइव, ये मिल गई है, मैं ये आपको दिखा देता हूँ। इनकी एप्लीकेशंस, यूजेस सब यहाँ पर मौजूद है, इनको अच्छे से देख लीजिएगा। होप सो ये बहुत हेल्प आउट करेंगी आपको। सेव कर लेते हैं यहाँ से और कोशिश करें इसको आप पिक्चर ले लें। मैं ये शेयर करने लगा हूँ। फॉर्मूला शीट मैंने प्रिंटेड फॉर्म में दी थी और ये आप देख लें, इसके दो हिस्सों में, दो पोर्शन में पिक्चर ले लें। एक ये है, पहले वाली डायग्राम को भी जेन में रखिएगा, वो हम अक्सर डिस्कस नहीं करते, कभी पूछी नहीं है उसने, इन्फिनिटी पे है तो इस पे ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, इमेज ये बन रहा है, इसकी ये प्रॉपर्टीज याद रखिए। हम जो बात कर रहे थे पहले वो ये थी, ऑब्जेक्ट इज एट ग्रेटर देन 2f, ऑब्जेक्ट इज एट 2f, ये सारी उनकी टाइप ऑफ इमेज, डिस्टेंस और यूजेस बताई हैं। पिक्चर ले लें सब एक दफा। ये 3 केस हैं। अगर डन, मूविंग टू नेक्स्ट। ये 3 केस ये है हमारे पास, बिटवीन f एंड 2f, ये आ गई बेटे। फिर आ जाती है एट f, और एक जब f और सेंटर के दरमियान थी। ये मैग्नीफाइंग ग्लास, ये एप्लीकेशन याद रखें। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं वो आपको स्टार स्टार लगा के बता देता हूँ। ये वाली 2 हो गई और ये 2, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। अब बच्चे कह रहे हैं कि हमें फॉर्मूला शीट सेंड कर दें। सेंड नहीं करूंगा, लेकिन मैं उसकी भी आपको उसके लिए क्या कर सकता हूँ, चले मैं देखता हूँ, सेंड कर सकता हूँ लेकिन वो मुझे ढूंढनी पड़ेगी एक। और दूसरा, अगर किसी दोस्त के पास है पूछें उसके पास, उसे पिक्चर मंगवा लें। नहीं तो मैं 1 मिनट दें मुझे, गिव मी अ मिनट। वो मुझे कहाँ मिलेगी, नहीं मुझे इधर नहीं मिलेगी, वो मेरे दूसरे लैपटॉप में है, वो मुझे टाइम लगेगा। ठीक है, फॉर्मूलाज मैंने वो शेयर भी किए थे उस दिन, हमने डिस्कस किए थे, वो फॉर्मूलाज आप ध्यान में रखें अगर उस दिन आपने सुना और नोट नोट किया हो भाई। जी मोइज नूरुल हुदा, जी जनाब। यू वांट टू से समथिंग? सर ये स्क्रीन ही नहीं शेयर हुई, जो आपने मुझे बताया उसमें से ओह किसी माय को नहीं आ गुडनेस, अस्तगफुरुल्लाह यार, ये लो यार, माय बैड माय बैड। ये ले जी, प्लीज 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 प्लीज। ठीक है जी, ये 3 हो गई, ये मैंने स्टार बनाए हुए थे। फिर आगे मूव करते हैं तो ये ले जी, ये भी इनके यूजेस लगे हुए और लिखे हुए हैं, वो आप नोट डाउन कर लें। जी एम एन जी, ठीक है जी, क्लियर है। चलें, अपना ख्याल रखें, बी कॉन्फिडेंट, इजी होगा सब, डोंट वरी। अल्लाह हाफिज।
जी जी, वो मुझे अब ज़हन में आया। जो पेपर पैटर्न चेंज होने से पहले जो पेपर थे ना, उसमें मेरे ज्यादा नहीं आ रहे, मतलब 70 तक, 67 68 आ रहे हैं, लेकिन जो पेपर पैटर्न चेंज होने के बाद है ना, उसमें सही 77 78 है। तो ये सही है क्या? तो और तैयारी करूं मैं इनकी। नए वाले पैटर्न में मेरे सही अच्छे आ रहे हैं, एक आधा नंबर ही कटता है, पुराने वाले भी नहीं। नहीं, सही आ रहे हैं, नया पेपर ही करो, टेंशन नहीं लो, बिल्कुल सही है, ठीक है। इन्हीं को करें शाहजहान साहब, और दूसरा ये कि जो भी पेपर रिसेंट है उन्हीं को रिवाइज करें, नया पेपर करने की कोई जरूरत नहीं।